24 दिसंबर 1999 क्रिसमस की पूर्व संध्या काठमांडू से नई दिल्ली के लिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 उड़ान भरती है। प्लेन में कुल 190 यात्री खुश थे। छुट्टियों का माहौल था और लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे। किसी को क्या अंदाजा था कि कुछ देर में उनके साथ क्या होने वाला था। अगले 2 घंटे में क्या होगा, किसी को क्या अंदाजा था। जैसे ही विमान भारतीय हवाई क्षेत्र इंडियन एयरस्पेस में दाखिल हुआ, पायलट ने कैबिन से एक ठंडी और खौफनाक आवाज़ गूंजी, प्लेन हमारे कब्जे में है। बंदूक, चाकू और हाथ गोले से लैस 5 नकाबपोश आतंकवादियों ने पूरे प्लेन को हाईजैक कर लिया था। यह सिर्फ एक प्लेन का अपहरण नहीं था, यह शुरुआत थी एक ऐसे 8 दिनों के खौफनाक ड्रामे की जिसने एक परमाणु संपन्न देश को घुटने पर ला दिया। दिल्ली की सत्ता के गलियारों में हड़कंपा मच गया और भारत को इतिहास का सबसे दर्दनाक समझौता करने पर मजबूर कर दिया गया। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे IC-814 कंधार हाईजैक की वो पूरी इनसाइड स्टोरी जिसने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस पूरे ड्रामे का सबसे पहला और सबसे बड़ा मोड़ भारत की सरजमी पर ही आता है, जब प्लेन में फ्यूल की कमी होती है। इसलिए हाईजैकर्स को मजबूरन शाम करीब 7 बजे विमान को अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ता है। यह भारत के लिए एक सुनहरा मौका था। दिल्ली में NSG के कमांडो तैयार थे जो किसी भी वक्त विमान में घुसकर आतंकवादियों को ढेर कर सकते थे। लेकिन तभी दिल्ली के वार रूम में बैठे बड़े अधिकारियों और नेताओं के बीच ब्यूरोक्रेटिक पैलियस यानी कि असमंजस की स्थिति पैदा हुई। आदेश मिलने में थोड़ी देरी हुई, कम्युनिकेशन टूट गया। रनवे को भारी सैन्य गाड़ियों से ब्लॉक करने के बजाय वहां सिर्फ एक तेल का टैंकर भेजा गया ताकि प्लेन को रोका जा सके। लेकिन चालक हाईजैकर्स को इस चाल का भनक लग चुकी थी। वे गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने अपनी बर्बरता दिखाते हुए 25 साल के एक मासूम यात्री रुपिन कात्याल की बेरहमी से चाकू मार के हत्या कर दी। बंदूक की नोक पर उन्होंने कैप्टन देवी शरण को तुरंत टैंक ऑफ करने पर मजबूर कर दिया। बिना पूरे ईंधन के वो प्लेन घने अंधेरे में दोबारा उड़ गया। भारत ने आतंकवादियों को उनके ही घर में दबोचने का इकलौता और सबसे बड़ा मौका हमेशा के लिए गंवा दिया था। पाकिस्तान के लाहौर और दुबई में रिफ्यूलिंग के एक छोटे स्टॉप्स के बाद जहां आतंकवादियों ने रुबिन कात्याल की डेड बॉडी और 27 बंधकों को छोड़ा, इस विमान का आखिरी ठिकाना बना कंधार, अफगानिस्तान का। साल 1999 कंधार का मतलब था कट्टरपंथी तालिबान सरकार का गढ़। भारत सरकार के लिए ये एक सबसे बड़ा मुश्किल का समय था। नाइटमेयर। उस समय भारत तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता था। हमारा वहाँ कोई एम्बेसी भी नहीं थी और न ही कोई सीधा संपर्क। और जैसे ही भारत का प्लेन कंधार की धरती पर उतरा, भारी हथियारों से लैस तालिबानी लड़कों ने टैंकों और रॉकेट लॉन्चरों के साथ पूरे विमान को घेर लिया। तालिबान ने दुनिया से कहा कि वे प्लेन की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को तुरंत समझ आ गया कि तालिबान असल में उन आतंकवादियों को सुरक्षा कवच दे रहा था ताकि भारत कोई मिलिट्री ऑपरेशन न कर सके। भारत पूरी तरह लाचार हो चुका था। तभी कॉन्फ्लिक्ट से हाईजैकर्स ने अपनी अंतिम मांगें रखी। भारत की जेलों में बंद 36 खतरनाक आतंकवादियों की रिहाई और $200 मिलियन यानी करीब 850 करोड़ रुपए कैश। वहाँ कंधार की
कड़कती ठंड में प्लेन के अंदर 155 से ज़्यादा मुसाफिर बूंद बूंद पानी और सांस के लिए तरस रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर जनता का गुस्सा उबल रहा था। बंधकों के परिवार वाले टीवी कैमरों के सामने रो रहे थे, सड़कों को ब्लॉक कर रहे थे और सरकार से मांग रहे थे कि चाहे जो हो जाए उनके अपने को वापस लाया जाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुके थे। एक तरफ था देश का आत्मसम्मान और भविष्य की सुरक्षा, जिसका नियम कहता था कि आतंकवादियों के सामने कभी नहीं झुकना, और दूसरी तरफ 155 बेगुनाह भारतीय नागरिक जिनकी जान दांव पर लगी थी। आखिरकार 31 दिसंबर 1999 की शाम नए साल के जश्न से ठीक पहले भारत सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने बंधकों के बदले 3 सबसे खूंखार आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला किया और भारतीय राजनीति के इतिहास का वो सबसे दर्दनाक पल आया जब खुद भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह को उन 3 आतंकवादियों के साथ उसी प्लेन में बैठकर कंधार आना पड़ा, ताकि वे खुद अपनी मौजूदगी में आतंकवादियों को सौंपकर अपने नागरिकों को छुड़ा सकें। कंधार में यात्रियों को तो बचा लिया गया, लेकिन बस एक समझौते की कीमत भारत ने अगले कई सालों तक अपने जवानों और नागरिकों के खून से चुकाई। जिन 3 आतंकवादियों को उस दिन छोड़ा गया था, उनमें से एक था मसूद अजहर। रिहा होने के बाद कुछ ही महीनों बाद मसूद अजहर ने जैसे मोहम्मद नाम का एक खूंखार आतंकवादी संगठन बनाया। इसी संगठन ने आगे चलकर 2001 में भारत की संसद पर हमला किया और 2019 में पुलवामा में हमारे 40 सीआरपीएफ जवानों पर आत्मघाती हमला करवाया। उस दिन 155 लोगों की जान बचा लिए गए। ये बहुत ही बड़ा फैसला था। भारत की सुरक्षा नीति को पूरी तरह बदल दिया गया। इस घटना के बाद भारत ने एक सख्त पॉलिसी लागू कर दी। नो नेगोशिएशन पॉलिसी बनाई, यानी आतंकवादियों से कोई बातचीत नहीं होगी। साल 2016 में बने नए एंटी हाईजैकिंग कानून के तहत अब अगर भारत का कोई प्लेन हाईजैक होता है तो आतंकवादियों के लिए सिर्फ मौत की सज़ा है, और भारत वायुसेना को यह कानूनी अधिकारी है कि अगर वो प्लेन देश के लिए खतरा बने तो उसे हवा में ही मार गिराया जाए। IC-814 की कहानी हमें सिखाती है कि जियोपॉलिटिक्स की क्रूर दुनिया में मजबूरी में लिया गया एक भी फैसला पीढ़ियों तक घाव दे सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या उस समय वक्त वाजपेयी सरकार ने नागरिकों को बचाकर जो फैसला किया और जो अमृतसर में चूक हुई, उसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ रहा है? धन्यवाद।